नमस्कार साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज हम लोग का छठा ऑनगोइंग लेक्चर है और आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य तथा पुर्तगालियों का आगमन। तो जैसा कि पहले भी आप लोगों को सूचित किया गया है कि यूट्यूब की ये श्रृंखला जहां पर क्लासरूम की तरह ही आपको एक क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, बस केवल जो अंतर ये है कि क्लास की तरफ बैठ करके आपको नोट्स नहीं बनवाया जा रहा है, लेकिन साथ ही जो क्लास का पीडीएफ है, जितनी भी चीजें आपसे अभी अगले 1 से 1.5 घंटे के बीच में चर्चा होगा, उसका पीडीएफ जो है वो इस टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध कराया जाता है। आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। करना क्या है, टेलीग्राम पे आपको जाना है, सर्च करना है हिस्ट्री इन हिंदी बाई अनिल सर। अगर वहां से आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है और इसके माध्यम से भी आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट वहां पे कर दिए जाएंगे, मेरे चैनल पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग फटाफट जो है आज के टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, नगर और बहमनी साम्राज्य तथा पुर्तगालियों का आगमन तथा पुर्तगालियों का आगमन। तो अराइवल ऑफ पुर्तगीज एंड इन दैट टाइम सिनेरियो विजयनगर एंड बहमनी साम्राज्य। तो ये दक्षिण भारत का इतिहास है। दक्षिण भारत का इतिहास है और इसी दौरान उत्तर भारत में कौन रहते हैं भाई? तो उत्तर भारत में ये सल्तनत काल का दौर है। उत्तर भारत में ये सल्तनत काल का दौर है। इस सल्तनत काल में एक शासक कौन हुए थे? इस सल्तनत काल में एक शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक शासन किए थे? तो 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी किंग के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा जो है विवादास्पद शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से क्या रहता है, इस तरीके से इनकी 5 जो है महत्वाकांक्षी योजनाएं रहती हैं, पांचों असफल होती हैं तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा विद्रोह भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो कुल कितने विद्रोह हुए थे भाई? तो इनके समय में कुल 36 विद्रोह हुए थे। इन 36 विद्रोह में से क्या हुआ था? तो इन 36 विद्रोह में से 1333 ईस्वी में कौन स्वतंत्र हुआ? तो 1333 ईस्वी में मदुरा स्वतंत्र हुआ। 1336 में कौन स्वतंत्र हुआ भाई? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर स्वतंत्र हुआ और 1347 ईस्वी में कौन स्वतंत्र हुआ? 1347 में बहमनी स्वतंत्र हुए। This was the scenario that during the time scenario of the Muhammad bin Tughlaq, there were total 36 revolt which took place, and meanwhile in 1333 Madura got independence, in 1336 Vijayanagar got independence,
and in 1347 it was the Bahmani who got independence. तो चलिए भाई, ये जो स्वतंत्रता इन लोगों को मिल रही है, तो इसी कड़ी में जो विजयनगर और बहमनी स्वतंत्र हुए हैं, इन्हीं का इतिहास आज का हम लोगों का विषय वस्तु है। तो पहले बच्चों जो है विजयनगर को कैरी ऑन किया जाएगा, फिर उसके बाद बहमनी साम्राज्य, दोनों पैरेलल ही ऑलमोस्ट चल रहा है, तो फिर उसके बाद बहमनी साम्राज्य किया जाएगा और अंत में जो है पुर्तगालियों का आगमन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं जो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, तो इस विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंश हैं भाई? तो कुल जो हैं 4 वंश हैं। इन विजयनगर एम्पायर देयर वर टोटल 4 डायनेस्टी। कौन है भाई? तो पहले जो हैं वो संगम वंश हैं, संगम वंश हैं। दूसरे जो हैं वो सालुओ वंश हैं। संगम वंश हैं, सालू वंश हैं। तीसरे जो हैं तुलुओ वंश हैं। तीसरे जो हैं वो तुलुओ वंश हैं। और चौथे जो हैं वो कौन हैं? तो वो अरविडु वंश हैं। संगम, सालू, तुलु और अरविडु वंश। तो एक एक करके देखा जाएगा। संगम वंश कब से कब तक शासन किया? तो संगम वंश जो है 1336 से इनकी स्थापना होता है और 1485 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अगला जो है सालू वंश जो है ये 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया। अगला जो है तुलु वंश जो है 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन करते हैं। अरविडु वंश जो है 1570 से 1650 ईस्वी तक शासन किया। तो इस तरीके से ये कुल जो है 4 वंश है। इस 4 वंश में 2 का कोई रोल नहीं है। अगर देखा जाए तो इन 4 वंशों में सालू वंश का कोई योगदान नहीं है और अरविडु वंश जो है केवल औपचारिकता मात्र के लिए रहता है। तो हमारे काम के जो है, हमारे काम के संगम वंश है और इसके साथ साथ जो है तुलु वंश है। संगम और तुलु वंश। तो आइए भाई जो है शुरू करते हैं संगम वंश से। ठीक है, कौन है? संगम वंश है। इसी संगम वंश के साथ ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होता है। तो पहला मुद्दा क्या है? संगम वंश के संस्थापक कौन रहते हैं? Who was the founder of संगम डायनेस्टी? तो संगम वंश के जो संस्थापक हैं वो हरिहर और बुक्का रहते हैं। तो हरिहर और बुक्का ये 2 भाई रहते हैं। दक्षिण भारत पे पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत पे किसने आक्रमण किया था? तो सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण मध्यकाल के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या, उसके एक गुलाम मलिक काफूर ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही चालाक, बहुत ही दूरदर्शी शासक सिद्ध होता है और दक्षिण भारत के प्रति वो अपनी एक नीति अपनाता है जो समुद्रगुप्त की, प्राचीन काल में समुद्रगुप्त ने भी दक्षिण भारत को जीता था।
तो समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति से वो मैच खाता है। ठीक है, तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को अपना साम्राज्य नहीं बनाया। जीत करके भी, जैसे समुद्रगुप्त ने ग्रहण के बाद मोक्ष, मतलब जीत करके भी स्वतंत्रता दे दिया। ग्रहण मोक्षानुग्रहण, मोक्ष मतलब स्वतंत्रता दे करके हर साल नजराना देते रहिए, नहीं तो फिर से आऊंगा, फिर से जीत लूंगा। अलाउद्दीन खिलजी भी उसी सिद्धांत पे था, जीतने के बाद स्वतंत्र कर दिया, कहा हर साल नजराना दीजिए, नहीं तो फिर से जीत लूंगा। दक्षिण भारत के सभी हिंदू राज्य ही रहते हैं। स्वतंत्रता किसे नहीं प्यारी होती है, बदले में कुछ नजराना ही तो भेजना था। लेकिन बाद में गयासुद्दीन जो तुगलक आते हैं, वो पहले शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य का अंग बनाया। उसी नीति पर आगे मोहम्मद बिन तुगलक भी बढ़े हुए रहते हैं। तो दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्य रहते हैं भाई। आज का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र रहता है, तो आज का जो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, उसे उस जमाने में देवगिरी कहा जाता था। तो उसे उस जमाने में देवगिरी कहा जाता था। आज का आंध्रा और तेलंगाना का क्षेत्र है, उस जमाने में वारंगल के काकतीय वंश थे। नीचे जो रहते हैं द्वार समुद्र के होयसल रहते हैं, और नीचे जो रहते हैं ये मदुरा के पांड्य रहते हैं। तो हरिहर और बुक्का जो रहते हैं, ये वारंगल की सेवा में रहते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक वारंगल के काकतीयों को पराजित करता है, ये दोनों भाई वहां से निकल लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ये दोनों लोग गिरफ्तार होते हैं। गिरफ्तार होने के बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की कमजोरियों को देखते हुए फिर वो उत्तर से निकल जाते हैं और दक्षिण में आके जो विद्रोह हो रहा था उसे लीड करते हैं। और अंततः क्या होता है, अंततः जो है 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना करते हैं। स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना करते हैं। तो अब मुद्दे की बात क्या है भाई, मुद्दे की बात है कि इनकी राजधानी कहाँ है। तो राजधानी जो है प्रारंभ में अनेगोंदी था, अनेगोंदी था, परंतु बाद में कहां पे हो जाता है राजधानी, तो बाद में जो है हम्पी इनकी राजधानी बना दी जाती है। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके गुरु कौन थे। हरिहर और बुक्का जो हैं, इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु जो हैं वो विद्यारण्य रहते हैं, विद्यारण्य रहते हैं। इसी समय सायण रहते हैं। सायण ने क्या किया था, वेदों पर टीका लिखा था। सायण ने क्या किया था, वेदों पर टीका लिखा था। ये किसके उपासक रहते हैं भाई, विजयनगर राज्य के जो शासक रहते हैं, तो ये विरूपाक्ष के, भगवान जो विरूपाक्ष हैं, विरूपाक्ष के उपासक रहते हैं। तो ये सारे कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो पहला प्रमुख शासक कौन आता है भाई, तो संगम वंश में जो पहले प्रमुख शासक आते हैं वो देवराय प्रथम आते हैं। देवराय प्रथम ने कब से कब तक शासन किया था, तो 1406 से 1422 ईस्वी तक। 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन किया था। आईएएस में, यूपीएससी में आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है
निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? तो दो लोगों ने बनवाया था, देवराय प्रथम ने भी बनवाया था और कृष्णदेवराय ने भी बनवाया था। तो देवराय प्रथम के समय में किसने बांध बनवाया भाई? अरे देवराय प्रथम ने कहां पे बांध बनवाया? तो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने बांध बनवाया। देवराय प्रथम के समकालीन बहमनी शासक कौन रहते हैं? तो देवराय प्रथम के जो हैं समकालीन बहमनी शासक ने क्या किया भाई? बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन रहते हैं। फिरोज शाह बहमन ने क्या किया? फिरोज शाह बहमन ने जो है देवराय प्रथम को पराजित किया था। फिरोज शाह बहमन हु डिफीटेड टू देवराय फर्स्ट, और पराजित करने के पश्चात क्या करते हैं? तो पराजित करने के पश्चात देवराय प्रथम की जो पुत्री हैं, इनकी पुत्री से विवाह किया। इनकी पुत्री से विवाह किया था। तो दिस वॉज द सिनेरियो ऑफ देवराय फर्स्ट। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में इनकी ज्यादा कह सकते हैं कि जो है वो रहता है भाई, रुचि रहता है, और इस तरीके से जो है इनके समय में इटली के यात्री रहते हैं। देवराय प्रथम के समय में इटली के यात्री निकोलो कोंटी आए थे। इटली के यात्री निकोलो कोंटी जो है, ये पूछता है तो इसे ध्यान रखिएगा। निकोलो कोंटी ने क्या किया? निकोलो कोंटी ने भारत की विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। अगर ट्रिक देखें तो कोंटी में ई लगा हुआ है। कहां के यात्री हैं? तो इटली के यात्री हैं। अक्सर ये पूछता है डुआर्टो बारबोसा कहां के यात्री हैं, कोंटी कहां के हैं, अब्दुल रज्जाक कहां के हैं, तो डोमिंगो पायस हैं वो कहां के हैं। तो उसे जैसे भी आपको करना है ये ध्यान में रखना है कि ये कहां के यात्री हैं। तो आइए भाई अगले शासक कौन आते हैं? तो अगले शासक जो हैं देवराय द्वितीय आते हैं। देवराय प्रथम के पश्चात कौन आता है? तो देवराय प्रथम के पश्चात देवराय द्वितीय आते हैं। देवराय द्वितीय की कई सारी उपाधियां रहती हैं। इनकी कई सारी उपाधि रहती है। उपाधियों में जो सबसे प्रमुख उपाधि है वो इमाडी देवराय हैं। दूसरा जो है प्रौढ़ देवराय हैं। इमाडी देवराय, प्रौढ़ देवराय और गज बेटकर रहते हैं। गज बेटकर रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से इनकी जो है देवराय द्वितीय की जो है वो तीन उपाधियां रहती हैं। देवराय द्वितीय जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य क्या हुआ था? विजयनगर बहमनी संघर्ष हुआ था। विजयनगर बहमनी संघर्ष हुआ था। ये संघर्ष लगभग कितने दिनों तक चला था भाई? तो लगभग 2 शताब्दी तक चला था। 2 शताब्दी तक चला था। दे फॉट फॉर द ऑलमोस्ट 200 ईयर्स लॉन्ग। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो है 2 शताब्दियों तक इनका जो संघर्ष होता है, इस संघर्ष में कोई तो कारण रहा होगा भाई कि किस कारण से जो है ये संघर्ष होता है। तो यह संघर्ष जो है
कारण क्या है भाई? तो कारण जो है मुख्य रूप से रायचूर दोआब पर नियंत्रण के लिए हुआ था। रायचूर दोआब पर नियंत्रण के लिए हुआ था। अब बच्चों मुद्दे की बात है कि ये रायचूर दोआब क्या है? तो रायचूर दोआब जो है ये कृष्णा तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र है। रायचूर दोआब जो है वो कृष्णा तुंगभद्रा नदी का क्षेत्र है। तो कृष्णा तुंगभद्रा नदी जो रहता है, कोई भी दोआब क्षेत्र अगर है, जैसे गंगा यमुना का दोआब है, तो कोई भी दोआब क्षेत्र क्या होता है भाई? तो कोई भी दोआब क्षेत्र जो है ये अत्यंत उर्वर क्षेत्र होता है। अत्यंत उर्वर क्षेत्र होता है। इसके अलावा जो है कोंकण क्षेत्र पर जो है नियंत्रण के लिए इनका संघर्ष हुआ था। कोंकण क्षेत्र जो है उस पर नियंत्रण के लिए हुआ था। जो पश्चिमी घाट के कुछ बंदरगाह हैं वो सामरिक महत्व के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और व्यापारिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से यह भी एक कारण रहता है। अगला बच्चों कारण क्या है? तो अगला कारण जो है, यदि मैप पर देखा जाए कि विजयनगर कहां है और बहमनी कहां है, तो विजयनगर जो है ये कर्नाटका का क्षेत्र है और ऊपर जो है ये जो है आंध्रा तेलंगाना और महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है ये बहमनी क्षेत्र है। तो इन दोनों लोगों की सीमाएं एक दूसरे से स्पर्श कर रही हैं। जब सीमाएं एक दूसरे से स्पर्श करेंगी भाई, तो जो कहावत है ना कि युद्ध को कब तक टाला जाएगा, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तो लाजमी है कि जब दो लोगों की राजनीतिक सीमाएं स्पर्श कर रही हैं और दोनों क्षेत्र महत्वाकांक्षी हैं, एम्बिशियस हैं, तो दोनों का साम्राज्य विस्तार एक दूसरे के शर्त पर ही संभव होगा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है इन दोनों लोगों के मध्य जो संघर्ष शुरू होता है वो कई पीढ़ियों तक चलता है, लगभग 200 सालों तक चलता है। इसी परंपरा में देवराय द्वितीय जो रहते हैं इनका भी मुकाबला होता है। तो देवराय द्वितीय ने क्या किया था? तो देवराय द्वितीय ने अपने पिता की हार का बदला लिया और फिरोज शाह बहमन को पराजित किया। फिरोज शाह बहमन को जो है वो पराजित किया। अगला मुद्दा है बच्चों की, जो देवराय द्वितीय हैं वो केवल राजनीतिक क्षेत्र के ही बड़े शासक नहीं रहते हैं, बल्कि साथ ही साथ जो है कला और संस्कृति के क्षेत्र को भी बड़े ही पारखी शासक रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है इनके समय में ईरानी राजदूत अब्दुर रज्जाक जो रहते हैं, अब्दुर रज्जाक विजयनगर का भ्रमण किया और विजयनगर का भ्रमण करने के साथ ही ये क्या कहते हैं, विजयनगर की राजधानी हम्पी को दुनिया का सबसे समृद्ध शहर के रूप में इन्होंने नवाजा था। तो एक बच्चों जो कहा जाता है ना कि अपनी बड़ाई खुद से कर लिया जाए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, या दूसरा होता है कि आपकी बड़ाई कोई दूसरा करे। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हम्पी है, हम्पी की जो समृद्धि है, भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, एवं ही थोड़ी कहा जाता था। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक परदेसी आता है, अब्दुल रज्जाक आता है और आने के साथ ही क्या कहता है
तो आने के साथ ही कहता है कि विजयनगर की राजधानी हम्पी जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे समृद्ध शहर है। देवराय द्वितीय जो रहते हैं कूटनीतिक क्षेत्र में भी काफी महारत हासिल करते हैं और अपनी सेना में बड़े पैमाने पर मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया था। बड़े पैमाने पर मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया था। तो ये भी इनकी एक अपनी विशेषता रहती है भाई। अगला क्या है, तो अगला जो है इन्होंने महानाटक सुधा निधि नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? महानाटक सुधा निधि नामक जो है वो ग्रंथ लिखा था। तो संगम वंश में यही दो प्रमुख शासक हैं, देवराय फर्स्ट हैं, देवराय द्वितीय हैं। इस वंश के अंतिम शासक कौन रहते हैं? तो अंतिम शासक जो है विरूपाक्ष द्वितीय रहते हैं। संगम वंश के अंतिम शासक कौन रहते हैं? तो संगम वंश के अंतिम शासक, पहला और अंतिम ये पूछता है, तो पहला हरिहर और बुक्का है, अंतिम शासक जो है वो विरूपाक्ष सेकंड है भाई। अभी मैंने आप लोग से थोड़ी देर पहले बताया कि संगम और तुलु वंश ही हमारे काम का है, सालू और अरविडू वंश कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि जितना एक शासक शासन करते हैं उतना में तो ये पूरा वंश ही शासन किया था। तो सालू वंश 1485 से 1505, मतलब मात्र 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। तो यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पे संस्थापक देखना है। सालू वंश का जो है वो संस्थापक कौन था? तो संस्थापक जो रहते हैं वो नरसा नायक रहते हैं। तो नरसा नायक जो हैं सालू वंश के संस्थापक रहते हैं। नहीं नहीं बेटा, जो है इसमें जो है ना संस्थापक जो है ये तुलु वंश के संस्थापक है, इनका कोई अपना योगदान है ही नहीं। तो आइए जो है हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जो है तुलु वंश की तरफ बढ़ते हैं। तो ये संस्थापक जो है ये रहते हैं, तुलु वंश के संस्थापक नरसा नायक रहते हैं, जिन्होंने सालू वंश के अंतिम शासक नरसिंह राय द्वितीय की हत्या किया था। तो संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक अगर देखा जाए तो कौन है? विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश है, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडू वंश। तो इस चारों वंशों में अगर सबसे महान शासक कहा जाए तो कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक, नगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्ण देव राय थे सबसे महान शासक, कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय ही वॉज द माइटिएस्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेव राय की महानता के बारे में अगर अंदाजा लगाना है तो इन्हीं के समय काल में उत्तर भारत में मुगल वंश की स्थापना होता है। मुगल वंश के संस्थापक जो बाबर रहते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुझके बाबरी लिखा था। अपनी आत्मकथा में बाबर खुद कहते हैं कि उन्हें कुछ लोगों ने भारत पे आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। इसके साथ ही साथ भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर भी वो चर्चा करते हैं।
विभिन्न राजवंशों के बारे में बताते हुए फिर अंततः बाबर ने कहा कि अगर भारतवर्ष में कोई सबसे शक्तिशाली शासक है तो इट इज नन अदर देन कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय को कहते हैं कि यही भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। तो फिर से बच्चों, बाबर का इनसे कोई कनेक्शन नहीं था, बाबर तो मध्य एशिया से आया हुआ था, लेकिन इनकी शक्ति का लोहा हर कोई मानता था। तो कृष्णदेव राय ने राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत नाम कमाया था और इसके साथ साथ जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बहुत नाम कमाया था। तो 1509 से 1529 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया था। 1509 से 1529 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया था। अब अगला मुद्दा यह उठता है भाई कि कृष्णदेवराय का जो समय काल रहता है, कृष्णदेवराय करते क्या हैं? तो कृष्णदेवराय ने अपने समकालीन सभी पड़ोसी राज्यों की विजय किया था। सभी पड़ोसी राज्यों की विजय किया था। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है इनके जो पड़ोसी राज्य रहते हैं, इसके अंतर्गत जो है बहमनी वंश को पराजित किया। इन्होंने जो है पुर्तगालियों पर नियंत्रण स्थापित किया। इन्होंने जो है उड़ीसा से आंध्र क्षेत्र के जो क्षेत्र रहते हैं, गंग वंश को इन्होंने क्या किया था? गंग वंश को इन्होंने पराजित किया था। तो इस तरीके से क्या रहता है? इस तरीके से जो है उड़ीसा से विजय प्राप्त किया था। तो ये पॉलिटिकल स्फीयर में इनके जो है बड़े काम रहते हैं। इसके अलावा क्या है भाई? तो कृष्णदेवराय का समय काल जो है यह तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल था। तेलुगु साहित्य का जो है वो स्वर्ण काल रहता है। कृष्णदेवराय के दरबार में कौन रहते थे भाई? तो कृष्णदेवराय के दरबार में जो है कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो अष्टदिग्गज, ये टेक्निकली ध्यान रखिएगा, अष्ट प्रधान और अष्टदिग्गज। अगर एग्जाम में पूछा तो उसमें किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर एग्जाम में पूछता है तो आप फटाफट इसे क्या करेंगे? फटाफट आप इसे जो है अष्ट दिग्गज है तो कृष्णदेवराय मारेंगे, अष्ट प्रधान है तो छत्रपति शिवाजी महाराज या पेशवा को मारेंगे। अष्ट प्रधान प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख पदाधिकारी रहते हैं, जबकि अष्ट दिग्गज जो रहते हैं वो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक गतिविधियों से, तेलुगु साहित्य से जुड़े हुए 8 विद्वान रहते हैं। इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। प्रधान कौन था भाई इस अष्टदिग्गज का? तो प्रधान जो है वो पेदन्ना रहता है। कौन रहता है? तो प्रधान जो है वो पेदन्ना रहता है। तो चलिए भाई, अब अगला मुद्दा क्या है? तो अगला मुद्दा जो है कृष्णदेवराय के ही दरबार में तेलानी राम रहते थे। कौन रहते थे? तेनाली राम जो है तेलुगु कवि हैं। तेनाली राम भी जो हैं वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। अब आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय स्वयं एक विद्वान शासक के रूप में रहते हैं। कृष्णदेवराय जो रहते हैं
वो स्वयं एक विद्वान शासक के रूप में रहते हैं। कृष्णदेवराय ने क्या किया भाई? तो इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना किया था। वो 3 ग्रंथ कौन है? तो पहला जो है अमुक्तमाल्यद है, दूसरा जो है जाम्बवती कल्याणम है। इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना किया था। अमुक्तमाल्यद है, जाम्बवती कल्याणम है। अमुक्तमाल्यद किस भाषा में है? तो अमुक्तमाल्यद जो है ये कन्नड़ भाषा में है। जाम्बवती कल्याणम जो है ये तेलुगु भाषा में है। अगला मुद्दा बच्चों क्या हो जाता है? तो अगला मुद्दा ये देखिए पूछता है एग्जाम में, अमुक्तमाल्यद कन्नड़ भाषा में, क्योंकि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल था लेकिन कन्नड़ में भी इन्होंने जो है ग्रंथ लिखा हुआ था। जाम्बवती कल्याणम जो रहता है ये जो रहता है वो तेलुगु में नहीं, संस्कृत में रहता है। इट वॉज इन द संस्कृत लिटरेचर, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कृष्णदेवराय का जो समय काल रहता है एक तरीके से जो है कला और साहित्य के क्षेत्र का जो है ये दक्षिण भारत का एक स्वर्ण काल रहता है। इन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंदिरों का निर्माण करवाया और इन मंदिरों के निर्माण में कौन कौन से मंदिर हैं भाई? तो गोपुर मंदिर का निर्माण कराया, गोपुर मंदिर का निर्माण कराया। देन आफ्टर जो है विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। देन आफ्टर जो है हजारा मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। तो ये सारे मंदिरों का निर्माण इनके समय में होता है। अगर देखा जाए तो ये मंदिर क्या है भाई? तो कृष्णदेवराय के समय में जो है बेसर शैली और द्राविड़ शैली के मंदिर जो है देखने को मिलते हैं। इस समय काल की एक मंदिर निर्माण की प्रमुख विशेषता क्या रहता है? तो प्रमुख विशेषता जो है खुला कल्याण मंडप रहता है। खुला जो है कल्याण मंडप रहता है। तो खुला कल्याण मंडप का मतलब क्या है भाई? तो जैसे हमारे यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ का कॉन्सेप्ट रहता है, एम्बुलेटरी पैसेज वे रहता है और महामंडप रहता है। तो महामंडप में आप देखेंगे छत रहता है, सीलिंग रहता है। वैसे ये जो है मंदिर की लोकप्रियता जब बढ़ती जाती है तो ऐसा जो है खुला मंडप बना रहे हैं जिसे कि कल्याण मंडप के रूप में देखा जा रहा है। कृष्णदेवराय ने एक नवीन शहर की स्थापना किया था। कृष्णदेवराय ने एक नवीन शहर नांगलपुर की स्थापना किया। नांगलपुर की स्थापना किया। तो इस तरीके से क्या रहता है, नए शहर की स्थापना, से आगरा की मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। फिर बाद में इसे अपने राज्य की राजधानी भी बनाते हैं। तो जो भी नए शहर की दक्षिण भारत में अगर देखेंगे चोल शासक जो राजेंद्र चोल रहते हैं, राजेंद्र चोल जब उत्तर भारत को जीतते हैं, गंगा का जल लाते हैं, तो उपाधि गंगई कोंड की रहती है। और इस गंगा के जल से पवित्र स्थल और एक नवीन शहर की स्थापना करते हैं जिसका नाम गंगई कोंड चोलपुरम रहता है।
ऐसे ही बच्चों प्राचीन काल में षोडश महाजनपद में एक महाजनपद मगध रहता है। मगध की राजधानी जो है राजगृह रहता है। लेकिन हर्यक वंश में एक शासक उदयन आते हैं। उदयन एक नए शहर पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं। बाद में यही पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी बनता है। गंगा और सोन नदी के संगम पे यह शहर स्थित रहता है। तो ऐसे कुछ शहरों की स्थापना आगे चल करके फिर देखेंगे। मुगलों के समय में फतेहपुर सिकरी राजधानी बनती है। तो नए शहर की स्थापना जो कोई भी करवा रहा है उस पर बहुत ही ध्यान देना है। यूपीएससी उसे अपना स्टेटमेंट बना सकती है। तो चलिए भाई अब अगला मुद्दा देखते हैं कि कृष्णदेवराय के समय में कुछ पुर्तगाली यात्री आए हुए रहते हैं। कृष्णदेवराय के समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा आए थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा आए थे। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है अभी मैंने कहा ना विदेशी यात्रियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो डुआर्टो बारबोसा है और डोमिंगो पायस है। यही बारबोसा जो रहते हैं वो गुजरात के शासक के बारे में बताते हैं कि यहाँ का जो शासक महमूद बेगड़ा रहते हैं वो विष का सेवन करते थे। इन यात्रियों के द्वारा जो है क्या चर्चा किया गया, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था, रेहला ग्रंथ लिखा हुआ था। तो इन सब चीजों पे बच्चों आपको जो कहा जाता है ना कि यूपीएससी का एग्जाम है बेटा, कोई क्लर्कियल ग्रेड तो है नहीं, तो प्रश्न जो है वो बहुत पॉपुलर नहीं, यहीं से जो माइनर माइनर इश्यूज हैं यहीं से प्रश्न वो समय समय पर जो है वो पूछते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके बाद फिर कौन होता है। तो इनके बाद इन्होंने भी तुंगभद्रा नदी पे एक बांध बनवाया हुआ था। इनके बाद सदाशिव राय शासक बनते हैं। कौन शासक बना? सदाशिव राय शासक बने। सदाशिव राय के समय में जो वास्तविक सत्ता रहता है वो किसके पास रहता है? तो वास्तविक सत्ता जो है वो राम राय के पास रहता है। एक्चुअल पावर वॉज एग्जिस्टिंग इन द हैंड ऑफ राम राय। तो कुल मिला जुला करके क्या है भाई, कुल मिला जुला करके जो है सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता राम राय के पास है। राम राय जो रहते हैं एक नीति पे आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य में जो है कई सारे उसके संघ में कई सारे रहते हैं, जैसे बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, बरार है, बीदर है। इन्हीं को आपस में लड़वाते हैं और बहमनी संघ की कमजोरी का फायदा विजयनगर को मिल रहा होता है। बाद में इस खेल को बहमनी संघ समझता है और अंततः क्या होता है, अंततः जो है 1565 ईस्वी में एक युद्ध होता है। इस युद्ध को कालीकोटा का युद्ध कहते हैं, या तो इसी युद्ध को जो है राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, या इसी युद्ध को जो है बन्नरहट्टी का युद्ध कहते हैं। तो 1565 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया वो तालीकोटा का युद्ध है, या इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, या इसे बन्नरहट्टी का भी युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में क्या होती है, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की बहमनियों के हाथ निर्णायक पराजय होता है
और यहीं से इसी युद्ध में पराजय के साथ ही जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन की शुरुआत हो जाता है। यहीं से जो है विजयनगर साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो जाता है। यह युद्ध जो लड़ा गया था बहमनी संघ में, ये बच्चों हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बहमनी संघ में कौन भागीदारी नहीं किया था? ये लगभग हर एग्जाम में, मतलब एसएससी से लेकर के नेट जो मास्टर लेवल पे एग्जाम, हर एग्जाम में ये पूछा गया है। तो बहमनी संघ में बरार ने भागीदारी नहीं किया था। बरार जो है ये भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। बाकी सभी इसमें भाग लिए थे। बाकी सभी में कौन है भाई? तो बाकी सभी में जो है बीदर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, अहमदनगर है। तो इन सब ने क्या किया था? इन सब ने जो है भागीदारी किया था, भागीदारी किया था। और इसी भागीदारी का जो है परिणाम क्या रहता है? तो इसी भागीदारी का परिणाम जो रहता है वो विजयनगर साम्राज्य का पतन रहता है। तुलु वंश इसके बाद समाप्त हो जाता है। अरविडु वंश जो रहता है वो नाम मात्र का ही रह जाता है। चलिए भाई, अब इनके बाद कौन आते हैं? तो इनके बाद जो है बहमनी साम्राज्य आएगा। विजयनगर साम्राज्य के बाद कौन है भाई? बहमनी साम्राज्य है। थोड़ा सा बेटा पानी पी लेता हूं, फिर शुरू करता हूं। तो आइए जो है बहमनी साम्राज्य में देखा जाएगा कि इनके संस्थापक कौन है। तो बहमनी साम्राज्य की पहला मुद्दा क्या है? बहमनी साम्राज्य का पहला मुद्दा स्थापना कब हुआ था? 1347 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक कौन थे भाई? संस्थापक जो हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। अगला मुद्दा जो है कि इनकी राजधानी कहां पे है भाई? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहां पे है? तो इनकी राजधानी जो है गुलबर्गा में है। अगला मुद्दा है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के जो हैं गुरु कौन है? तो गुरु जो हैं हसन गंगू रहते हैं। हसन गंगू जो रहते हैं ये ब्राह्मण रहते हैं। तो बाद में इस्लाम को स्वीकार किया था। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही, जो कुल 36 विद्रोह हुए थे उसी में से एक ये भी रहते हैं। अगला मुद्दा क्या है भाई? तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम, भारतवर्ष में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग इसी समय हुआ था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम जो बारूद का प्रयोग हुआ था वो मोहम्मद प्रथम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद प्रथम के द्वारा किया गया था। तो
एक बार आई फील कि 2016 में शायद ये स्टेटमेंट बनाया हुआ था कि भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग, स्टेटमेंट जो यूपीएससी का होता है ना उसमें दिया था कि बाबर ने किया था, तो बाबर ने बारूद का नहीं, बाबर ने सर्वप्रथम तोप का प्रयोग, आर्टिलरी का प्रयोग किया था। बारूद मतलब गन पाउडर का प्रयोग उनसे बहुत पहले जो है मोहम्मद प्रथम ने ही कर दिया था। तो आइए भाई, बहमनी साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन रहते हैं? तो बहमनी साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हैं, सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली शासक कौन है? तो शक्तिशाली शासक फिरोज शाह बहमन है। कौन है? फिरोज शाह बहमन है। तो one of the mightiest king of this dynasty, it was the Firoz Shah Bahman. Earlier we had discussed that कि फिरोज शाह बहमन who defeated to the देवराय फर्स्ट। विजयनगर बहमनी संघर्ष बच्चों रायचूर दो मुख्य मुद्दा है। 200 वर्षों तक तो देवराय प्रथम को इन्होंने पराजित किया था, परंतु देवराय द्वितीय से ये पराजित हुए थे। इनकी विशेषता क्या थी भाई? तो इन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी सेना में, बड़े पैमाने पर अपनी सेना में हिंदू सैनिकों को भर्ती किया था। हिंदू सैनिकों को भर्ती किया था। तो ही रिक्रूटेड टू हिंदू सोल्जर्स इन हिज आर्मी एट अ मास स्केल। आइए भाई, अब इसके बाद कौन होते हैं? तो इसके बाद अच्छा, इन्होंने भी कुछ नवीन शहर की स्थापना किया था। भीमा नदी के तट पर एक नवीन शहर फिरोज शाह बहमन ने भीमा नदी के तट पर एक नवीन शहर फिरोजाबाद की स्थापना किया था। तो देयर वॉज अ न्यू सिटी which foundation was laid down by the Firoz Shah Bahman on the bank of भीमा रिवर। फिरोजाबाद बच्चों देखिएगा, ऐसा मत सोचिए, फिरोजाबाद की उत्तर भारत में जो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक रहते हैं, उन्होंने भी किया था। तो अगर आपको स्टेटमेंट में फिरोज शाह बहमन दिखे तो इसे आप गलत मत मानिएगा। एक फिरोजाबाद की दक्षिण भारत में नवीन शहर की स्थापना इन्होंने भी किया था। अगला इन्होंने क्या किया था भाई? तो इन्होंने जो है दौलताबाद में एक मंगोलियन वेधशाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना किया था। उत्तर भारत में जय सिंह रहते हैं जो 4 शहरों में वेधशाला की स्थापना करवाए रहते हैं। जयपुर रहता है, दिल्ली रहता है, उज्जैन रहता है, बनारस रहता है। तो दक्षिण भारत में इन्होंने जो है उस वेधशाला की स्थापना कराया था। इसके बाद जो है अहमद शाह इनके भाई जो है शासक बनते हैं। इनकी उपाधि वली रहती है, वली मतलब संत की उपाधि रहती है। इन्होंने राजधानी गुलबर्गा से जो है बीदर परिवर्तित किया था। फिर एक शासक हुमायूं आते हैं। हुमायूं को क्या कहा जाता है? तो हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता है। तो कुछ एडिशनल पॉइंट है बच्चों, इसे नोट करना होगा आप लोग को। अहमद शाह, इनको क्या कहते थे? तो अहमद शाह को वली या संत कहते थे। इन्होंने राजधानी कहां से कहां परिवर्तित किया? राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था।
गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था। इसके बाद अगले एक महत्वपूर्ण शासक कौन है, नकारात्मक रूप में महत्वपूर्ण है, तो हुमायूं है। हुमायूं मुगल वंश में भी है, वो वाले नहीं है, ये बहमनी के हैं। हुमायूं, इन्हें दक्कन का नीरो कहा जाता था। इन्हें दक्कन का नीरो कहा जाता था। दक्कन का नीरो, नीरो रोम का शासक था और रोम का वो बहुत ही एक क्रूर शासक था। तो वो क्रूर शासक था भाई, इसलिए क्या था, इसलिए जो है उसकी क्रूरता की मिसालें दी जाती थी। जब पूरा रोम शहर जल रहा था तो नीरो जो रहता है वो बैठ के अपने राजमहल में बीन बजा रहा होता है। क्यों बीन बजा रहा होता है भाई, तो जो एक कहावत है बच्चों ने कि कोई नृप होए हमें का हानि, मतलब जनता मर रही है में हम तो सुरक्षित हैं, राजमहल तो सुरक्षित। ये क्रूरता, राजा क्या होता है, राजा के लिए प्रजा संतान के समान है। प्रजा, रोम शहर जल रहा है, प्रजा तिल तिल करके मर रही है और नीरो को कोई फर्क नहीं है। ये बेटा क्रूरता की मिसाल है। वही क्रूरता की कहानी बहमनी साम्राज्य में हुमायूं है, इसलिए इनकी तुलना दक्कन का नीरो कहकर किया जाता है। अगले एक आते हैं शासक भाई, वो कौन है, तो वो जो है मोहम्मद तृतीय हैं। मोहम्मद जो है तृतीय हैं। मोहम्मद तृतीय के समय में क्या होता है, तो मोहम्मद तृतीय के समय में जो है, मोहम्मद तृतीय का अपना कोई योगदान नहीं है। इनके समय में जो है महमूद गवां का उदय होता है। महमूद गवां का उदय होता है। महमूद गवां ने क्या किया भाई, तो महमूद गवां ने बहमनी साम्राज्य को, बहमनी साम्राज्य को अपनी योग्यता से, अपनी योग्यता से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। अपनी योग्यता से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो इस तरीके से महमूद गवां एक अबिसीनियाई दास था, जैसे मलिक काफूर दास था, ये भी एक अबिसीनियाई दास था, परंतु योग्य था और योग्यता के बल पर आगे बढ़ता गया। मोहम्मद तृतीय के समय में इसने क्या किया, तो इसने जो है बहमनी साम्राज्य को उसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। कहावत तो सुने होंगे बच्चों कि लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं। वही हाल होता है मोहम्मद तृतीय का। अमीर वर्ग जो रहता है उससे महमूद गवां एक दास का जो क्रेज बढ़ रहा था, जो राजनीतिक कद बढ़ रहा था, उन्हें रास नहीं आता है। षड्यंत्र रचा जाता है और षड्यंत्र में मोहम्मद तृतीय क्या करते हैं, तो षड्यंत्र के तहत महमूद गवां को फांसी दे दिया जाता है। षड्यंत्र के तहत महमूद गवां को फांसी दे दिया जाता है और महमूद गवां को फांसी दिया जाना ही क्या होता है, महमूद गवां को फांसी दिया जाना ही बहमनी साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो जाता है। तो इनको फांसी दिया जाना ही क्या होता है, बहमनी साम्राज्य के पतन की शुरुआत होता है। बहमनी साम्राज्य जब टुकड़ों में बंटना शुरू होता है, तो इस तरीके से क्या होता है, बहमनी साम्राज्य का जो विघटन है वो 5 भागों में हो गया। बहमनी साम्राज्य का विघटन 5 भागों में हो गया। तो 5 भागों में कौन कौन सा भाग में इनका विघटन हो गया भाई, तो आइए इसका एक चार्ट हम लोग बनाएंगे और उस चार्ट से आपके जितने भी प्री के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो एक चार्ट बच्चों कुछ इस तरह से बनाना है।
इसमें पहला पार्ट जो होगा वो नाम कर लीजिए, दूसरा पार्ट जो होगा वो संस्थापक कर लीजिए, वो जो है संस्थापक कर लीजिए। तीसरा पार्ट जो है ये वर्ष का कर लीजिए। चौथा पार्ट जो है ये वंश का कर लीजिए। तो बहमनी साम्राज्य का 5 भागों में जो विघटन हुआ बेटा, उसका बस केवल फैक्चुअल डेटा आपसे पूछता है। बरार के संस्थापक कौन है? तो बरार के जो हैं इमाद उल मुल्क हैं, इमाद उल मुल्क हैं। किस वर्ष में इसकी स्थापना हुआ था? तो 1484 ईस्वी में इनकी स्थापना हुआ था। वंश कौन सा है बच्चों? तो इमाद शाही वंश होगा, इमाद शाही वंश होगा। अगला देखते हैं भाई, तो अगला कौन सा है? तो अगला जो है बीदर है। बीदर के संस्थापक कौन है? तो बीदर के कासिम बरीद हैं। बीदर के संस्थापक जो हैं कासिम बरीद हैं। कब इनकी स्थापना हुआ था? तो 1527 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में हुआ था। और कौन सा वंश है? तो यहां पर बरीद शाही वंश है। अगला कौन है भाई? तो अगला बच्चों जो है अहमदनगर है। अहमदनगर, अहमदनगर के कौन है? मलिक अहमद हैं। किस वर्ष में इनकी स्थापना हुआ था? 1490 ईस्वी में स्थापना हुआ था। कौन है? निजाम शाही वंश है, निजाम शाही वंश है। अगले कौन है भाई? तो अगले जो हैं गोलकुंडा हैं। अगले जो हैं वो गोलकुंडा हैं। गोलकुंडा में कौन रहता है? तो गोलकुंडा में जो है अहमदनगर, एक बीजापुर हम लोग का भी छूट रहा है। चलिए, गोलकुंडा में कुतुब शाह हैं। गोलकुंडा में जो है कुतुब शाह हैं। कुतुब शाह वर्ष कौन सा है? 1512 ईस्वी है। वंश कौन सा है? तो वंश जो है कुतुब शाही वंश है। अंतिम में कौन आते हैं भाई? तो अंतिम में जो है, अंतिम में कौन आते हैं? तो अंतिम में बीजापुर हैं, यूसुफ आदिल शाह होंगे। बीजापुर, इसमें जो है यूसुफ आदिल शाह हैं। और इस तरीके से 1489 ईस्वी में आदिल शाही वंश की स्थापना होती है। मैं स्क्रीन से बेटा हट जाता हूं। आप क्या करेंगे? आप इसे पॉज कर लेंगे, पॉज करके इसे नोट कर लेंगे, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ये सारा पीडीएफ वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए भाई, ये जो है बहमनी साम्राज्य हो गया। बहमनी साम्राज्य का अगर स्थापत्य के क्षेत्र में देखेंगे तो हैदराबाद का जो चार मीनार या चांद मीनार जिसे हम लोग कहते हैं, उसका निर्माण इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। उर्दू भाषा को इन्होंने राजभाषा के रूप में संरक्षण दिया था। और इतिहासकार फरिश्ता जो रहते हैं, फरिश्ता को बीजापुर के शासक इब्राहिम द्वितीय ने संरक्षण
दिया था। तो ये हो गया। अब बच्चों कुछ कीवर्ड हैं। कीवर्ड में जो है विजयनगर साम्राज्य जो है वहां पे दो शब्द आते हैं। विजयनगर साम्राज्य में एक जो है नायंकार व्यवस्था है और दूसरा जो है आयगार व्यवस्था है। जो नायंकार व्यवस्था है भाई वो क्या है? तो विजयनगर के सैनिक जो हैं इन्हें क्या कहते थे? इन्हें नायक कहते थे। विजयनगर के सैनिक जो हैं वो नायक हैं। नायक को वेतन किस रूप में दिया जाता था? तो इन्हें वेतन जो है भूमि दान के रूप में, भूमि के रूप में। इस भूमि को क्या कहते थे? इस भूमि को अमरम भूमि कहते थे। इसलिए इस नायक को कभी कभी और क्या कहा जाता था? तो इस नायक को कभी कभी जो है अमर नायक भी कहते थे। अमर नायक भी कहते थे। अब बच्चों अगला मुद्दा क्या है? तो आयगार व्यवस्था क्या है? आयगार व्यवस्था जो है विजयनगर साम्राज्य का जो ग्रामीण प्रशासन है ये क्या है? तो ये जो है 12 लोगों के समूह के द्वारा गाइड होता था। 12 लोगों का जो समूह होता था उनके द्वारा जो है ग्रामीण प्रशासन को संचालित किया जाता था। 12 लोगों का जो समूह चोल साम्राज्य में बच्चों वारी हम देखे तो समितियों के माध्यम से हो रहा था। इसी 12 लोगों के समूह को आयगार कहा जाता था और इनके द्वारा जो पूरी व्यवस्था है उसे आयगार व्यवस्था कहा जाता था। हाँ, ये जो है अब अंतिम मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम मुद्दा क्या है? तो अंतिम मुद्दा जो है वह है पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों का आगमन। कैसे आधुनिक काल में पुर्तगालियों का आगमन भारत में होता है? इसे समझने के लिए एक मैप में बना रहा हूं। ये यूरोप है, ये जो है अफ्रीका है, भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे अमेरिका है, ये कनाडा है, ये मैक्सिको है और ये जो है लैटिन अमेरिका है। तो मुद्दे की बात क्या है भाई? तो मुद्दे की बात यह है कि यूरोप में एक महान रोमन साम्राज्य होता था। महान रोमन साम्राज्य का क्या था? स्थल मार्ग से भारत से मसाला व्यापार था। मसाला व्यापार था। इन यूरोप के लोगों को क्या हुआ था? इन यूरोप के लोगों को भारतीय मसालों की लत लग गई थी। लत मतलब बच्चों यूरोप का क्षेत्र जो है वो ठंडा प्रदेश है। आज की तरह गीजर और जो आधुनिक तकनीक है वो सब नहीं था। जिंदा रहने के लिए
गर्म मसालों का प्रयोग, मांस का प्रयोग, मदिरा का प्रयोग, ये सब करना होता था। इसी को पश्चिमी संस्कृति भी कहते हैं। तो मांस में भारतीय मसालों का लेप करके उसे प्रिजर्व करते थे, उसे संयोजित करते थे। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है महान रोमन साम्राज्य, और इस महान रोमन साम्राज्य का जो है भारत के साथ मसाला व्यापार, इसका पतन कब हो जाता है? तो इसका पतन जो है 473-74 ईस्वी में हो जाता है। कौन आ जाएगा भाई? तो बैजेंटाइन साम्राज्य आ जाएगा। इस बैजेंटाइन साम्राज्य का भी अपना जो है पतन होगा। कब होगा? 1453-54 ईस्वी में होगा। अब कौन आ जाएगा? तो अब जो है ऑटोमन साम्राज्य आ जाएगा। अब जो है ऑटोमन साम्राज्य आ जाएगा। ऑटोमन साम्राज्य क्या करता है? तो ऑटोमन साम्राज्य जो भारत के स्थल मार्ग से ये व्यापार हो रहा है, इस मसाला व्यापार को समाप्त, मतलब इसे जो स्थल मार्ग को रोक देगा। यूरोप के लोगों को भारतीय मसालों की लत लगी हुई है, भारतीय मसालों के लिए हैरान परेशान होते हैं। वाकया 1453-54 का है जब ये मसाला व्यापार समाप्त किया जाता है। अब क्या होता है भाई? तो समुद्री मार्ग से भारत की खोज का प्रयास। ये क्या है भाई? तो ये अटलांटिक महासागर है। ये जो है हिंद महासागर है। ये जो है भूमध्य महासागर है। तो इस कड़ी में क्या होगा? इस कड़ी में जो है 1492 ईस्वी स्पेन के नाविक कौन है? तो स्पेन के नाविक जो हैं क्रिस्टोफर कोलंबस रहते हैं। कोलंबस रहेगा, और कोलंबस भूलवश किसकी खोज कर देगा? तो कोलंबस भूलवश जो है अमेरिका की खोज, मतलब वो रास्ता भटक जाता है, अमेरिका की खोज होगा। इसी मसालों को जो भारत में था, अगला प्रयास 1498 ईस्वी, देश कौन है? पुर्तगाल है। यात्री कौन है? यात्री जो हैं वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा है। ये वास्को डिगामा जो है चालाकी करेगा, कोस्टल एरिया को फॉलो करेगा, फॉलो करते हुए केप ऑफ गुड हो पाएगा। केप ऑफ गुड हो पाएगा तो यहाँ पे पथ प्रदर्शक कौन है? तो पथ प्रदर्शक जो हैं अब्दुल मानिक हैं। अब्दुल मानिक हैं। केप ऑफ गुड होप से जो है भारत का रास्ता पता रहता है। अब्दुल मानिक जो रहता है इनको रास्ता दिखाते हुए फाइनली क्या करेगा? फाइनली जो है कोचीन के राजा, कोचीन के राजा जो हैं जामोरिन के दरबार में लाएगा। यहां पे वास्को डिगामा का खैर मकदम होगा, अभिनंदन होगा। वास्को डिगामा भारत से मसालों को लेकर के जाएगा। जितना भारत को खोजने में उसका खर्च आया था, उसका 60 गुना ज्यादा लाभ वो अंततः भारत के मसाला व्यापार से प्राप्त करेगा। तो 60 गुना लाभ जो भारत के मसाला व्यापार से प्राप्त करेगा, तो फिर वही जो है ना कि अब उन्हें लत लगी हुई थी बच्चों, जो है फिर से वास्को डिगामा आएगा। तो ब्लैक बिजनेस में भी इतना प्रॉफिट नहीं है भाई, 60 गुना लाभ जितना वो केवल एक बार मसाले ले जाकर के प्राप्त करता है, वो फिर से आता है। और इसके बाद पुर्तगाली बस्तियां जो हैं वो भारत में बसना शुरू होती हैं। 1498 के बाद जो आप कर रहे थे
विजयनगर साम्राज्य में आपने देखा ना कि कृष्णदेवराय 1509 से 1529 उन्होंने पुर्तगालियों पे नियंत्रण लगाया। तो यहीं से जो है 1502-3 में वास्को डी गामा फिर दोबारा आया था, जाता है। तो अब वो अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां भारत में स्थापित करना शुरू करते हैं और भारत के समुद्री व्यापार पर अब धीरे धीरे वो वर्चस्व स्थापित करना भी शुरू करते हैं। तो इस कड़ी में क्या होगा, इस कड़ी में जो है कार्य व्यवस्था वो लेकर के आएंगे। इनके गवर्नर जनरल की परंपरा चलेगी, जिसे आधुनिक भारत में आप लोग देखेंगे। कार्य व्यवस्था लाएंगे, मतलब कि अगर समुद्र के रास्ते व्यापार करना है तो पुर्तगालियों को कुछ शुल्क देकर के व्यापारिक पास, जिसे वो कार्य कहते थे, वो ले लीजिए। अगर समंदर में पुर्तगाली जो है जहाज को रोके तो वो कार्ड आप दिखाइए। अगर नहीं है तो पुर्तगाली जहाज को समंदर में ही माल सहित डुबो देते थे। तो ये उनका जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति रहती है। समुद्री व्यापार पर जो है वर्चस्व की नीति रहता है। तो चलिए बच्चों, जो है इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, क्लास में भी इससे ज्यादा बेटा कुछ भी नहीं, बस वही नोट सब लिखवाने में घंटा सवा घंटा जो भी लगे। तो पूरा जो है क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का समर्पण है, जो वादा है कि पेड के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा भी उसी गुणवत्ता पे पहुंचाया जाएगा। उसी कड़ी में आज फिर से एक टॉपिक जो है सफलतापूर्वक हम लोग समाप्त किए। जुड़े रहिएगा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस चैनल के साथ। मिलते हैं जल्द ही फिर अगले क्लास में। टिल देन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।